हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC-IQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से रिलेटेड बेसिक बातें करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन को जो हम अच्छे से दर्शाते हैं, किससे अच्छे से दर्शाते हैं, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है जैसे ये नाभिक है और ये एक कक्षा होती है जिसके अंदर बाथरूम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ध्यान रखना कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन जीरो होता है। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होता है, जीरो होता है। न्यूट्रॉन कितना होता है, जीरो होता है। क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन बराबर होता है आपके, मैं बताता हूं सूत्र। न्यूट्रॉन होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन। तो द्रव्यमान संख्या किसकी कितनी है, 1 है और इसके अंदर प्रोटॉन भी एक ही है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कितना, एक ही है, एक में से एक आता है तो जीरो। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर लिख दो न्यूट्रॉन, जिसे हम आंसर दर्शाते हैं वो जीरो होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के बारे में ये तो आपको पता चल गया, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जीरो होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, इसका नामकरण किसने किया। तो अगर मैं बात बताऊं कि इसकी खोज किसने की, हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन की जो खोज की वो की आपके हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की। कैसे की, तो उन्होंने क्या किया, एफी यानी लोहे आयरन पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया करवाई। तनु H2SO4 की अभिक्रिया करवाई। जब इस पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया करवाई तो उन्हें प्राप्त हुआ फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस H2 गैस के रूप में प्राप्त हुई है ना। तो यहाँ पर उन्हें क्या प्राप्त हुई, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। इस प्रकार पहली बार हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। लेकिन इस हाइड्रोजन को जो हाइड्रोजन नाम दिया वो हेनरी कैवेंडिश ने नहीं दिया, उन्होंने केवल खोज की थी। हाइड्रोजन को जो हाइड्रोजन नाम है वो दिया था लेवोजियर ने। मतलब इसका जो नामकरण है, नामकरण का मतलब हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन किसने कहा, तो लेवोजियर ने कहा। लेवोजियर ने कहा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन ये दो वर्ड से मिलकर बना, आपको पता चल रहा है। एक है आपके हाइड्रो, एक आपके जन। हाइड्रो का मतलब होता है जल और जन यानी बनना। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन का मतलब हुआ जल बनना। तो ये इस तरह से इनकी खोज हुई और इनका नामकरण किया लेवोजियर ने। अब मैं आपको एक और इसमें चीज एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हम अभी इसको हमने कैसे दर्शाया था, H के रूप में दर्शाया। लेकिन हाइड्रोजन जो है तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है, ये तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन अणु के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, अणु के रूप में पाया जाता है। इसका अस्तित्व नहीं होता है, इसका अस्तित्व होता है, इसलिए हम इसे हाइड्रोजन बोलते हैं। इसे हम डाई हाइड्रोजन बोलते हैं। हाइड्रोजन नॉर्मली इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। बाकी हम अभी करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस डाई हाइड्रोजन को बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुण सारे के बारे में बात करेंगे। तो ये किसके रूप में पाया जाता है, H2 के रूप में पाया जाता है। अब हम हाइड्रोजन से रिलेटेड जो छोटे छोटे बातें वो लिख लेते हैं ताकि आपको हाइड्रोजन और कंप्लीट हो जाए। देखो ये आपके भाई साहब है हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन। इसकी बातें लिखते हैं कुछ। ये है ना सबसे जो आपकी पीरियोडिक टेबल है ना उसमें सबसे छोटा तत्व, सबसे छोटा तत्व। फिर बात करते हैं, ये सबसे हल्का तत्व भी है पीरियोडिक टेबल के अंदर, सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व है। फिर हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है, क्योंकि इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1।
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये अधातु होता है। क्या होता है ये, अधातु, इसे ये अधातु होता है। ठीक है, और बात करते हैं इसकी संयोजकता। इसकी संयोजकता होती है +1। कितनी होती है इसकी संयोजकता, +1 इसकी संयोजकता होती है। इसका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक इसका होता है +-1, +-1 मतलब +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, और इसकी संयोजकता होती है +1। देखो, संयोजकता का मतलब होता है कि किसी परमाणु के बाध्यम कोश में उपस्थित ए युग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या होती है, ए युग्मित इलेक्ट्रॉन। संयोजकता का मतलब होता है ए युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीकरण अंक का मतलब होता है कि जो परमाणु है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। कोई भी परमाणु के जैसे ऑक्सीकरण अंक की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई भी परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, उसे हम ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये क्या करते हैं, ये जो होता है इसे हम बात करते हैं, इसे हम प्रथम वर्ग में रखते हैं। किसमें रखते हैं, प्रथम वर्ग में, प्रथम वर्ग में रखा गया है। देखो, ये लाइन वैसे सही नहीं है, प्रथम वर्ग में रखा गया, क्यों सही नहीं है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसका एक और नाम है, हाइड्रोजन को हम कहते हैं आवारा तत्व, आवारा तत्व। ये लाइन इसका अपोजिट है ना, अभी इसमें तो हम कह रहे हैं कि प्रथम वर्ग में रखा गया, प्रथम वर्ग मतलब स्थान निश्चित हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूं आवारा तत्व। आवारा तत्व इसलिए क्योंकि इसका स्थान अनिश्चित है, अनिश्चित स्थान है इसका, अनिश्चित स्थान इसका। हाइड्रोजन को अनिश्चित स्थान दिया गया है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो हाइड्रोजन को ऐसे ऊपर दर्शाया गया है, पीरियोडिक टेबल के ऊपर ऐसा हाइड्रोजन डिब्बे में बनाकर बताया गया, फिर इधर एस ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक है, हाइड्रोजन के ऊपर दर्शाया गया है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो किससे समानता दर्शाता है, हाइड्रोजन, चलो एक को यहाँ पर लिख लेते हैं, हाइड्रोजन है ना उसका गुण होता है कि हेलोजन से, हेलोजन सार धातु तथा कार्बन से समानता दर्शाता है। अभी इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट हम इसी पे बनाने वाले कैसे हेलोजन से सार धातु से कार्बन से समानता दर्शाता है, इसका भी हम बात करने वाले हैं। तो हाइड्रोजन के क्या क्या गुण हो गए, ये अधातु है, प्रथम वर्ग में रखा गया, लेकिन ये फिक्स नहीं है, सबसे छोटा तत्व है, संयोजकता +1 होती है। संयोजकता का मतलब होता है एकमित इलेक्ट्रॉन, सबसे हल्का तत्व भी यही है, और ये ऑक्सीकरण अंक इसका कितना होता है, +-1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है, और आवारा तत्व कहते हैं क्योंकि इसका स्थान अनिश्चित है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें एक और इसके बारे में आपको इंपोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्व, ब्रह्मांड यानी जो आपका पूरा ये है वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड है जिसके अंदर आपके सौर मंडल, ग्रह वगैरह जो सब आ गए, उसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है, लगभग ये 70% पाया जाता है ब्रह्मांड में। कितना परसेंट, 70% पाया जाता है ना। तो ये बात है आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि इसे हम आवारा तत्व क्यों कहते हैं, क्यों इसका जो स्थान है वो अनिश्चित है, क्यों यहाँ पर ये मतलब समानता दर्शाता है, उनके बारे में बात करेंगे। एक बार इनको नोट कर लो, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इसे आवारा तत्व कहते हैं, क्यों इसका स्थान अनिश्चित है। ठीक है, देखो रीजन क्या है, मैंने अभी एक आपको पॉइंट लिखाया कि जो आपके पास में हाइड्रोजन है वो सार धातु से, हेलोजन से और कार्बन से समानता दर्शाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कैसे सार धातु से समानता दर्शाता है। तो यहां पर हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन की सार धातु से समानता, मतलब क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है जो इनमें सेम है, कि हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और
सार धातु में समानता होती है। सार धातु का मतलब क्या है? सार धातु का मतलब है वर्ग एक। सार धातु कौन कौन सी होती है? हमने पढ़ा ना, आपने लीना के रब से पर्याप्त, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये वर्ग एक के तत्व होते हैं। ठीक है, अब कैसा हाइड्रोजन इनमें समानता दर्शाता है? तो देखो, सबसे पहले मैं पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिख रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इधर मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन, और इधर मैं लिख देता हूं आपके सार धातु। सार धातु, और सार धातु कौन कौन सी है तो वो भी मैं लिख देता हूं। सार धातु आपके हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये आपके सार धातु है। कौन कौन सी धातु है? सार धातु है। चलो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? अभी हमने लिखा 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आप सभी को पता है, सार धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 होता है। ns1 का मतलब क्या होता है कि s के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैं लिथियम की बात करता हूँ, लिथियम परमाणु क्रमांक 3 है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम 11 नंबर पर आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1। इसी प्रकार हम सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइए कि इसके जो बातम कोष है उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसके बातम कोष की बात करूं तो इसके बातम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बातम कोष की बात करूं, इसके बातम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। बातम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसके भी बातम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इनके भी बातम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो समानता ये होगी कि दोनों के बातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं संयोजकता। संयोजकता की बात करते हैं। मैंने बताया हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? +1। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? +1। वैसे संयोजकता क्या है? संयोजकता होती है कि कोई भी परमाणु है उसके बातम कोष में एकमित इलेक्ट्रॉन कितना है। इसके बातम कोष में कितना एकमित इलेक्ट्रॉन है? एक है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? +1। इसकी सार धातु की भी देखो +1 ही संयोजकता होगी, क्योंकि इसके बातम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। बातम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? +1 इसकी संयोजकता है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एकमित इलेक्ट्रॉन। संयोजकता मतलब एकमित इलेक्ट्रॉन। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक की, तो ऑक्सीकरण अंक की अगर मैं बात करूं तो जो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक होता है, ऑक्सीकरण अंक का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो देखो, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, जो त्यागते हैं तो उसके लिए हम +1 यूज करते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी तो कर सकता है, ये अपने स्टेट को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो इसकी ऑक्सीकरण अंक +-1 होता है। और जो सार धातु होती है उनकी जो ऑक्सीकरण अंक होती है वो +1 ही होती है। कितनी होती है? +1 होती है, क्योंकि इनके बातम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और अपना स्टेट पूर्ण कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ये अपना स्टेट पूर्ण कर लेते हैं, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन कितनी होती है? +1 ही होती है सार धातु की। ठीक है, तो ये इसमें 3 समानताएं होगी। और अगर हम समानता की बात करें तो अपचायक प्रवृत्ति। अपचायक प्रवृत्ति का मतलब क्या है? अपचायक प्रवृत्ति का मतलब है कि खुद का ऑक्सीकरण करके दूसरे को अपचयित करना। अपचायक प्रवृत्ति का मतलब समझना, कोई भी तत्व है या कोई भी जो परमाणु है वो अपना ऑक्सीकरण कर दूसरे को अपचयित कर देता है। यहाँ पर 2 टर्म आ रही है आपके, एक ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण अंक में कमी। ये आपने रेडॉक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रखा होगा। ठीक है, जैसे मैं एक रिएक्शन लिखकर बताता हूँ। Ag2O की अभिक्रिया अगर मैं सार धातु के साथ में करूँ, सार धातु जैसे मैं पोटेशियम ले रहा हूँ, इसके साथ में कराऊं तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है? जो देखो, ये बनाता है K2O + 2Ag। क्या बनाता है? K2O + 2Ag। ये 2Ke हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। रेडॉक्स वाले चैप्टर को बच्चा पढ़ लेना, वो पूरा आवर्त सारणी के अंदर उपयोगी आपके लिए ना। तो आपको पता है इसका ऑक्सीकरण क्या है? 0 है। कितना है? 0 है। यहाँ पर हम देखें सिल्वर का ऑक्सीकरण क्या है? सिल्वर का ऑक्सीकरण कितना आएगा यहाँ पर? 2x - 2 = 0, x = +1।
तो इसका ऑक्सीकरण आएगा आपके +1। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ कि ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं, या इसके ऊपर फिर अलग वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन है कितना है, +1 है। यहाँ पर बात करते हैं पोटेशियम का कितना है, तो पोटेशियम की बात करो ऑक्सीकरण की, तो 2x -2 = 0, x = 1। ये हो गया आपके पोटेशियम का +1 और सिल्वर का हो गया 0। सिंपल, अगर परमाणु है तो उसका ऑक्सीडेशन अंक 0 होता है। तो आप यहाँ पर देखो पोटेशियम का यहाँ पर कितना ऑक्सीकरण अंक था, 0, और यहाँ पर कितना हो रहा है, +1। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई, 0 से 1 हो गया तो वृद्धि हुई। इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहाँ पर सिल्वर का कितना था, +1 था, इधर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन हुआ, अपचयन हुआ। तो अपचय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, अपचय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, जो खुद का तो ऑक्सीकरण करे और दूसरे का अपचयन करे। वह पदार्थ जो खुद का ऑक्सीकरण करे और दूसरों को अपचित करे, हम अपचय कहते हैं। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम है, पोटेशियम खुद का तो ऑक्सीकरण कर रहा है और इसका क्या कर रहा है, बेचारे का अपचयन कर रहा है। इसका ऑक्सीकरण में कमी कर दी, खुद के में वृद्धि कर दी। ये कई श्याम गुण कौन दर्शाता है, हाइड्रोजन दर्शाता है। देखो कैसे है, मैं इसको मिटा रहा हूं ना, सेम की सेम अभी क्या हाइड्रोजन दर्शाता है। जैसे ये आपके पास में Ag2 है, Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड के अभी आप हाइड्रोजन के साथ में करवा दो, ये आपका हाइड्रोजन बनाता है H2O + 2Ag। तो देखो इसमें भी ऑक्सीकरण निकालते हैं, तो इसका तो आपके सिल्वर का यहाँ पर कितना +1 है, हाइड्रोजन का कितना इधर 0 है, सिल्वर का इधर कितना 0 है। यहाँ पर हाइड्रोजन का निकालो तो हाइड्रोजन की 2, इसका भी कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। हाइड्रोजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन रैंक कितनी आएगी, +1 आएगी। ये आपको निकालना है, रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ना, वापस कह रहा हूँ, आ जाएगा आपको। नहीं तो फिर इसके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन रैंक निकाला जाता है। तो देखो हाइड्रोजन ने भी सेम वही किया, खुद का तो ऑक्सीकरण किया और इसका सिल्वर का क्या कर दिया, अपचयन कर दिया। तो ये क्या होती है, इनकी अपचायिक प्रवृत्ति होती है। अपचायिक प्रवृत्ति को एक बार आप समझ लेना कि अपचायिक प्रवृत्ति का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो खुद को ऑक्सीकरण करता है और दूसरे का अपचयन करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है, खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है और सिल्वर का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। तो ये क्या है, अपचायक पदार्थ है। तो इस तरह से इनके अंदर क्या होती है, इतने गुणों में समानता होती है। इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और क्षार धातु में क्या होती है, समानता होती है। लेकिन हाइड्रोजन और क्षार धातु में कुछ भिन्नता भी होती है, कुछ असमानता भी होती है, वो आपको मैं बताता हूँ। तो एक बार आप इनको नोट कर लो फटाफट। चलो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके अंदर आपको बताता हूं कि इसकी असमानताएं कौन सी है। देखो अब हम बात करें असमानता की, इनमें क्या भिन्नता है। तो इनके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है कि सबसे पहले बात करें ना, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और बाकी जो क्षार धातु है, उनमें जो मेन डिफरेंस है वो किसका है, वो है आयनन ऊर्जा का। हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी समझते हो, किसी की विलगित गैसीय परमाणु के बातन कोष में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी आयनन ऊर्जा कहलाती है, आयनन ऊर्जा। हाइड्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होती है ΔIH, वो कितनी होती है, 1320 kJ/mol। और अगर मैं क्षार धातु की आयनन ऊर्जा की बात करूं तो हर एक तत्व की अलग अलग होगी, लिथियम की अलग होगी, सोडियम की अलग होगी, पोटेशियम की अलग होगी। मैं यहाँ पर आपको लिथियम की बता रहा हूं, लिथियम की होती है 520 kJ/mol। और आपने अगर आयनन ऊर्जा पढ़ी है तो आपने पढ़ा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा कम होती है। अगर लिथियम की 520 है, ऊपर से नीचे चलोगे तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की तो ऐसे कम हो जाएगी। तो इनके बीच में आप देखो डिफरेंस कितना है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो इनमें क्या होता है, आयनन ऊर्जा का अंतर अधिक होता है। आयनन ऊर्जा क्या करती है कि उसमें से बाथरूम कोष में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काम आती है। तो अब हम हाइड्रोजन के बाथरूम कोष में से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना तो हमें इतनी आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबकि इसमें क्षार धातु में इतनी कमी देनी पड़ेगी। इसलिए क्या होता है, इसमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ रही है लिथियम के अंदर, और क्षार के अंदर में कम ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो ये क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन होता है जो कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील, और ये क्षार धातु होती है जो ज्यादा क्रियाशील होती है, ज्यादा क्रियाशील। ये क्या होती है, ज्यादा क्रियाशील होती है। इसी के कारण हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो क्या, अधातु है। हाइड्रोजन क्या है, अधातु है।
और यहाँ पर तो सार धातु में वैसे लिखा है धातु है, तो सार धातु क्या होती है? धातु होती है। तो ये इनमें सबसे मेजर डिफरेंस होता है कि इनकी आयनिक एंथैल्पी ज्यादा होती है, इस कारण क्या होता है? ये कम क्रियाशील होता है, ये अधिक क्रियाशील होता है, ये अधातु होती है और ये धातु होती है। सार धातु से भी धातु होती है। और एक और ये है इसके अंदर की एक और समानता क्या है कि आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो H+ के रूप में पाया नहीं जाता है, H+ के रूप में नहीं पाया जाता, ये H2 अणु के रूप में ही पाया जाता है, H2 अणु के रूप में पाया जाता है, H+ के रूप में नहीं पाया जाता है प्रकृति में। लेकिन जो सार धातु होती है वो तो प्रकृति में इसी के रूप में पाई जाती है। जैसे मैं अन्य की बात करूं तो Na+ के रूप में, लिथियम Li+ के रूप में, पोटेशियम K+ के रूप में पाया जाता है। जैसे सोडियम का आपने एक सूत्र पढ़ा होगा NaCl, जब आप इसे तोड़ते हैं नमक के साधारण नमक, तो इसके अंदर किस रूप में पाया जाता है? Na+Cl- के रूप में पाया जाता है। तो ये तो प्रकृति में इसी रूप में पाया जाता है, लेकिन ये H+ के रूप में नहीं पाया जाता है। तो ये इनके अंदर असमानता थी। तो हमने क्या सीखा इसके अंदर कि हाइड्रोजन की सार धातु से पहले तो हमने पढ़ा क्या समानता है और फिर हमने पढ़ा क्या असमानता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हेलोजन से समानता है और कैसे हेलोजन से असमानता है। आप इसको नोट कर लो। हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो हेलोजन से कैसे समानता दर्शाता है। तो वही सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं हाइड्रोजन और इधर हम लिख लेते हैं हेलोजन। छोटे छोटे से देखो समानता जो आपको बताता हूं मैं। सबसे पहले चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेलोजन का क्या होता है? 1s1। सॉरी, हाइड्रोजन का 1s1 होता है। हेलोजन का क्या होता है? हेलोजन का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है np5 ns2 np5 इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, हमने बात की है। हेलोजन वैसे क्या होती है तो आपको पता है, हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लिख देता हूं मैं यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिस्टीन, ये होते हैं। जैसे मैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो 1s2 फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन का लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो देखो इसके बाथम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके बाथम कोष के अंदर आप देख रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाथम कोष में, ये इसका बाथम कोष है, इसके बाथम कोष में आप देख रहे हो तो इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन है बाथम कोष में। इनके बाथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इसके बाथम कोष के अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ी सी आप बात ध्यान रखो कि जैसे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी ब्लॉक के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब पूर्ण पूरित हो जाएगा। और यदि पी कक्षक को भी यहाँ पर 1-1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो 6-6 हो जाएंगे भाई। यहाँ पर अगर इसको एक और मिल जाए तो ये 1s2 हो जाएगा और उसे एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2p6 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएंगे? पूर्ण पूरित हो जाएंगे। पूर्ण पूरित हो जाएंगे तो इसका स्तर अधिक होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है कि इनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये पूर्ण पूरित हो जाएंगे और स्थायी हो जाएंगे। ठीक है, पहली समानता तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ गई। फिर हम चलते हैं संयोजकता। संयोजकता ये ऑक्सीकरण अंक लिख दो। चलो ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक। तो आपको पता है हेलोजन कौन से ऑक्सीकरण अंक दर्शाता है? हाइड्रोजन +-1। हाइड्रोजन जो दर्शाता है ऑक्सीकरण अंक वो +-1 दर्शाता है। और हेलोजन भी ध्यान रखना, हेलोजन भी -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। -1 दर्शाता है, +1 भी दर्शाता है। ठीक है, ये ऑक्सीकरण अवस्था ये भी दर्शाता है। यहाँ पर और भी इसके अंदर है -1, ये -1 से लेकर +7 तक दर्शाता है। -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और फिर हम बात करते हैं, एक इनमें गुण होता है। इनमें जो गुण है कि जो आपके हाइड्रोजन है ये भी अधातु है। क्या है? अधातु है। और हेलोजन भी अधातु है। दोनों की दोनों क्या है? हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों क्या है? अधातु है। एक गुण ये होता है कि ये भी H2 के रूप में पाया जाता है प्रकृति में। किसमें? एक कैसे हम बोल देते हैं, प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं? प्रकृति में ये H2 के रूप में पाया जाता है और ये भी मतलब H2 यानी अणु के रूप में पाया जाता है। अणु, ये भी अणु के रूप में पाया जाता है और ये भी अणु के रूप में ही पाया जाता है। जैसे F2
Cl2 Br2 इस तरह से I2 के रूप में ये प्रकृति में पाए जाते हैं। तो ये तो क्या होती है, इनमें समानता ही होती है। अब अगर इनमें असमानता की बात करें, किसमें, हाइड्रोजन हेलोजन में क्या असमानता है, तो उसमें मेन असमानता यही है ऑक्सीकरण अंक की असमानता। मैं यहाँ पर ही बता रहा हूं असमानता। वो क्या है, इसकी असमानता है कि जो हाइड्रोजन वो क्या प्लस माइनस ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +-1 ये दर्शाता है। लेकिन जो हेलोजन है वो -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, -1 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसलिए इनमें क्या होती है, भिन्नता होती है। तो इनमें ये मेन क्या था कि ये समानता थी, और ऑक्सीकरण अंक में चेंज होने के कारण ये क्या थे, असमानता है। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कार्बन से क्या समानता है इसकी। चलो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की कार्बन से क्या समानता है और क्या असमानता है। तो सबसे पहले हम समानता की बात करते हैं। तो जैसे कि आपके पास में हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1 होता है। अगर मैं इसकी संरचना बनाऊं तो इस तरह से कोई संरचना बनती है इसकी, ये नाभिक और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कार्बन की बात करते हैं क्योंकि आपको इससे सही समझ आएगा। 1s2 2s2 और 2p2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर मैं इसका इस तरह से बनाऊं परमाणु, ये इस तरह से बनता है। इसके अंदर केवल एक कक्षा होती है, इसके अंदर 2 कक्षा होती है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके अंदर कितनी कक्षा है, एक कक्षा, तो एक ही मिनट। इसके अंदर कितनी कक्षा है, एक ये और एक ये, दोनों साथ में होती है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे आप, अगर आपने 10 तक पढ़ा था, किसके लिखते, कार्बन का होता है 2 और 4। मतलब बाथरूम कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते, 4 इलेक्ट्रॉन थे। बाथरूम कोष में मैंने इसके 4 इलेक्ट्रॉन बता दिया। अब देखो इनमें क्या समानता है। अगर मैं इसकी बात करूं हाइड्रोजन की, तो एस के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस के अंदर अधिकतम आप बोलोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कितने हैं, 2 का आधा इलेक्ट्रॉन है, 2 का आधा इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। हम बात करते हैं यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखते हैं, 2 8 8 18 32 इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। लेकिन आ कितने रहे, 4 आ रहे हैं। तो ये कितना आ रहे हैं, 8 के आधा, सॉरी इधर ये कितना आ रहा है, 8 के आधा। बातम कोष में 8 के आधा इलेक्ट्रॉन है। इसके बातम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उसके आधा इलेक्ट्रॉन ही है। इसके बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आ कितने रहे, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनके बातम कोष में इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, उनके आधा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। मतलब इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है। तो ये इसमें समानता होगी कि आधा आधा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, एक समानता ही होगी। फिर हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन, आप भी लिखा हमने, ये क्या है, अधातु है। क्या है, हाइड्रोजन अधातु। और कार्बन भी क्या है, अधातु है। दोनों अधातु, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों क्या है, अधातु है। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। कौन से बंध बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो पहले तो हमने क्या पढ़ा कि इनके आत्म कोष में जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए उनके आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों अधातु है और ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं। हम इनके कंपाउंड बनाएंगे तब आपको बता दूंगा। वैसे मैंने बता रखा है कि सहसंयोजी बंध क्या होता है, आयनिक बंध क्या होता है और उप सहसंयोजी बंध क्या होता है। आप वो वीडियो देख लेना, है ना। ये तो इनके अंदर समानता होगी। लेकिन इनके असमानता की बात करता हूं मैं कि इनमें क्या असमानता है। इनमें असमानता की बातें हैं। तो असमानता इसके अंदर क्या होती है, आपको पता है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। और जो आपकी कार्बन है वो आपकी क्या, ठोस है। मेन इसके अंदर यही डिफरेंस है कि हाइड्रोजन गैस के रूप में है, गैस होती है, और कार्बन क्या होता है, हमारे ठोस होता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर होगी समानता और असमानता। आप इसको नोट कर लो। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे हाइड्रोजन क्षार धातु से, कार्बन से और हेलोजन से समानता दर्शाता है। तो इन सब के कारण क्या हुआ कि हमने हेलोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दिया, क्योंकि अगर हम इसे क्षार धातु में लिख देते हैं, एस ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं, तो फिर आपके हेलोजन नाराज हो जाता है। अगर हेलोजन में रख देते तो कार्बन नाराज हो जाता है। इसलिए बेचारों को क्या किया, ऊपर एक डब्बा बनाकर अलग ही रख दिया। वैसे अभी ध्यान रखना कि हम इसे मानते किसमें है कि इसे एस ब्लॉक में रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण हम मानते कि इसे एस ब्लॉक में रखा गया, मानते ऐसा, बाकी ये पीरियोडिक टेबल में ऊपर अलग ही पड़ा हुआ है इन तीनों रीजन के कारण। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इसे क्यों इसे आरा तत्व कहा जाता है। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं
कि हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक का मतलब होता है वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। आपने पढ़ रखे होंगे ना, वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने? 3 समस्थानिक। अब कौन कौन से होते हैं वो मैं लिख रहा हूं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, पहला होता है इसका प्रोटियम, प्रोटियम। दूसरा होता है आपके ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है इसके ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसे हम टी से दर्शाते हैं, सॉरी इसे एच से दर्शाते हैं, इसे एच से दर्शाते हैं, इसे डी से दर्शाते हैं और इसे टी से दर्शाते हैं, एच डी टी। इसे एच डी टी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब बात करते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इसको। अच्छा, इसको इस निशान बना देता हूं, इसको पहले मैं यहां पर लिखता हूं ना, ये H11, ये H12 और ये H13। अब देखो समस्थानिक को आप भी समझ लो। मैंने कहा कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखा जाता है। परमाणु क्रमांक सेम हो, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या मतलब ऊपर वाली। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो ये हम क्या कहते हैं, ये इनके समस्थानिक है कि इनके परमाणु क्रमांक तो 1 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इसके अंदर परमाणु क्रमांक कितना, 1 है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों को घटा दो, 1 - 1 यानी 0। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने? 0 है। इनको आपस में घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ड्यूटेरियम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन जितने परमाणु क्रमांक है ना वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। प्रोटॉन, प्रोटॉन भी 1 है। और न्यूट्रॉन कितने हैं? इन दोनों को घटाना है, 2 में से 1 है तो 1, मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? ड्यूटेरियम के अंदर 1 है। ट्राइटियम में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। ये नीचे वाले परमाणु क्रमांक जितने होते हैं वो इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन 3 - 1 यानी 2। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? 2, 0, 1, 2। ये इंपोर्टेंट है। ठीक है। और इनमें बात करते हैं तो जो प्रोटियम होता है ना, ये स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। ड्यूटेरियम भी स्थायी होता है लेकिन ट्राइटिनियम अस्थायी होता है। ये रेडियोधर्मी होता है, ध्यान रखना। जो ट्राइटियम है ये रेडियोधर्मी होता है। और इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, प्रोटियम को जाना जाता है सामान्य हाइड्रोजन, सामान्य हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम को जाना जाता है भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन। और ट्राइटियम को जाना जाता है अति भारी हाइड्रोजन, अति भारी हाइड्रोजन। ठीक है। सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाया जाता है, उसके बाद में ये कम मात्रा में पाया जाता है, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है क्योंकि रेडियोधर्मी होता है। ठीक है। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का मुख्य समस्थानिक कौन सा है, तो हाइड्रोजन का मुख्य समस्थानिक प्रोटियम है। कौन सा है? प्रोटियम है। तो इस तरह से आपको हाइड्रोजन के समस्थानिक, कल आपको उनको समस्थानिक ध्यान रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होते हैं। और ये ध्यान रखना है 1, 1, 1, 1, 2, 3। बाकी तो आप आराम से इनसे निकाल लें कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सा प्रोटॉन और कौन से कितने न्यूट्रॉन है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन के समस्थानिक को भी याद कर सकते हो। तो हमने इस वीडियो के अंदर अभी तक कभी क्या किया, हमने बात की बेसिक हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके क्या गुण होते हैं और इसके कौन से समस्थानिक है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डाइहाइड्रोजन की, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन H2 के रूप में पाया जाता है। तो हम बात करेंगे कि कैसे H2 को बनाया जाता है, क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है।
तब तक के लिए आप इनको अच्छी तरह कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।